नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे देश का माहौल किस तरफ जा रहा है। कांग्रेस 99 पर आ गई संविधान के मुद्दे पर, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक मुद्दा था, संविधान खतरे में है और संविधान को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना है। दूसरी तरफ बीजेपी ने संविधान जैसे कोई मुद्दे पर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कभी भी संविधान को बदला नहीं जा सकता है। और आपातकाल को लेकर के अब मोदी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर कांग्रेस सख्त में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा सम्राट के रूप में जाने वाले बालेंदु झा। बालाजी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। तो दूसरी तरफ बता दें, जमाल हसन है, ये भी युवा सम्राट हैं, महागठबंधन से, कांग्रेस से। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने मंच पर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बड़ा सवाल हम पूछेंगे जमाल जी से। जमाल जी, इस बार चुनाव में तो आपको जो सीट आई बस एक ही मुद्दे पर आई, संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान को बदल देंगे। अब तो बदल देंगे ना, आपको विश्वास है? अभी तो सरकार उनकी बन गई है। जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव जीते थे, 99 पार हुए हैं, तो अब आपको लगता है कि संविधान बदल दिया जाएगा? जमाल जी, आपको क्या लगता है कि जनता इस बात को सहमत नहीं थी क्या? जनता ने जो आज भाजपा की जो हालत की, तो वो आपको लगता नहीं है कि जनता इस बात को समझ रही थी कि संविधान खतरे में? अरे संविधान कैसे नहीं खतरे में? इसमें अगर मैं दो वाक्य आपके सामने बयान कर दूं। सबसे पहले तो इनकी जो मंत्रिमंडल गठन हुई है आज़ादी के बाद, पहली बार है कि उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री हुआ नहीं इनका। इवन अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े अच्छे नेता थे भाजपा के, उनके मंत्रिमंडल में 3-3 मुस्लिम लीडर होते थे। ये आज़ादी के बाद पहला इनका ये सोच है, ये भाजपा की क्लियर ये सोच है। कैसे आप नहीं कहते कि इन लोगों की सोच है? ये देश एक बुके की तरह है, बुके में हर तरीके का फूल होता है। वैसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, इस तरीके का समावेश है इस देश का। लेकिन आज आप पहली बार हुआ है 1947 के बाद कि इस गवर्नमेंट ने एक मुसलमान को मंत्री तक नहीं बनाया, चाहे वो गठबंधन से ही किसी को ले लेते, लेकिन उन्होंने उसको भी नकारा। चलिए दूसरी बात पर आ जाते हैं। कल प्रोटेम स्पीकर की जो वहाँ पर जो इन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद पर जो इन्होंने बैठा है, उसका एक तरीका है डेमोक्रेसी में, उसका पता होना चाहिए संविधान में क्या नियम है कि जो सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ MP होता है उसको उस जगह पे बैठाया जाता है। उस जगह पर सुरेश जी थे मौजूद, लेकिन इन्होंने उसको भी ख़त्म किया। तो देखिए, आज भी मैं बता रहा हूँ, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार हर तरीके से, हर मोर्चे पर। पहले एक बात इंट्रोडक्टरी समरी हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग डिबेट करेंगे। चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक। बालाजी, मनोज भैया, आज सुनिए बालाजी, आपने आज शायद भूल गए हैं कि आज हम लोग उस दिवस पर यहाँ पर बहस करने बैठे हैं जिस दिवस को देश काला दिवस के रूप में मनाता है। आज 25 जून है और देश में इमरजेंसी लगाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता संविधान की दुहाई दे रहे हैं 25 जून को। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। जिस इंदिरा गांधी ने संविधान को तार करके लोकतंत्र को खत्म कर दिया और आदेश से सरकार हटा दिया, पूरे देश को जेल में भरने का कार्य किया, मीडिया बंधुओं तक को जेल काटनी पड़ी। का देश में मीडिया को लिखने की आज़ादी नहीं थी, बोलने का अधिकार आम लोगों का नहीं था, विपक्ष खत्म कर दिया गया, देश में इमरजेंसी लागू करके आज उसका 25 जून काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उस दिवस पर कांग्रेस के लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कोई संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस की अरमान खतरे में है। कांग्रेस का जो पहचान था वो अब खतरे में है। एक परिवार का राजनीति खतरे में है। गांधी परिवार की राजनीति एक अपने ही किए हुए कुकर्मों की वजह से देश के बंटवारे से लेके साधु संतों पर गोली चलवाने का जो घृणित पाप कांग्रेस ने किया था, उसकी सजा राहुल गांधी के रूप में ऐसा नालायक बेटा पैदा हो गया गांधी परिवार में, जो राष्ट्रीय
नालायक प्रधानमंत्री मिला, जो बनारस से गलती से जीत गया। अगर ईवीएम की मेहरबानी नहीं होती, ईवीएम की मेहरबानी नहीं होती तो जीतता भी नहीं आपका नालायक प्रधानमंत्री। इस देश का सबसे नालायक प्रधानमंत्री जिसने देश को नफरत की आग में झोंक दिया, गलती से वो ईवीएम की वजह से गलती जीत गया। आपको क्या पता राहुल गांधी 2 जगह से 4 लाख वोट के लिए मोदी के पीछे दिमाग लगा रहे हैं। गलती से तो जीत गए मेहरबानी से। आप बात करते हैं आज मीडिया का आजादी आपके वक्त में, जो मीडिया आपका गुलाम है उसको आप चलने देते हैं। ये लोग संविधान का बात करते हैं, खंडन किया जाता है, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है जमाल जी एक सवाल है कि आप संविधान को लेकर के शपथ ग्रहण में जाते हैं और कहते हैं कि संविधान को दिखाते हुए कहते हैं यही संविधान है। तो आज आपातकाल का बात उठ रहा है ना, आपको जवाब तो देना होगा जनता को। यही इंदिरा गांधी ने, इसी इंदिरा गांधी को जब हटा दिया गया था तो उन्होंने संविधान को की दुहाई देते हुए क्या किया कि उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। राजनारायण जयप्रकाश याद होगा, उनको अभी लोग सम्मानित करते हैं। इंदिरा गांधी कहाँ थे? जेल में थे। अच्छा, इमरजेंसी को अगर आप याद करते हैं तो उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, ये याद क्यों नहीं करते? उसी में मतलब कुछ भी किसी भी उसी में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बोलने दीजिए बालेंदु जी, सुनने की क्षमता रखिए। और सबसे बड़ी चीज, आज क्या मीडिया को आजादी है? आज क्या किसी एक्टिविस्ट को आजादी है कि वो इस सरकार के खिलाफ बोल दे? ये भी तो एक आपातकाल इमरजेंसी चल रही है इस देश में कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है, जो आपका गुलाम मीडिया है उसके खिलाफ आप नहीं है, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर बेचारा अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ आप गेम करने लग जाते हैं। क्यों आजादी क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं आजादी है? तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि ये इमरजेंसी का दौर चल रहा है? दूसरी चीज आप ये समझिए, ये जो अभी बोल रहे थे राहुल गांधी के बारे में, अरे भाई कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, अब भाजपा मुक्त भारत की संकल्प हो चुकी है। आप अपनी हालात याद कीजिएगा। राज मैदान में मैंने आपको पिछला इंटरव्यू में बोला था, आपके साथ डिबेट में, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ। ईवीएम की मेहरबानी है जो आप बचे हुए हैं अभी, नहीं तो आपकी तो पूरी कहानी जनता ने लिख दिया था। दूसरी बात है, इनके जो बहुत बड़े नेता जो ये कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, वो तो बमुश्किल जीते हैं बनारस में 1.5 लाख से। वो 1.5 लाख से बमुश्किल जीत गए। अब उसमें भी उनका खेल है कि प्रशासनिक पदाधिकारी और ईवीएम का खेल, नहीं तो वहां से हारता। जिस राहुल गांधी की आप बात करते हैं ना, वो रायबरेली शानदार तरीके से जीता। और आपको ये नहीं पता तो थोड़ी जानकारी थोड़ी सी ले लीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी सिंगल एक नेता है जिसने 60% से ऊपर वोट लिया है एक तरफा। नहीं पता तो थोड़ा पता कीजिए। आपके बोल देने से और थोड़ा सा मर्यादा में बोलिए, नहीं तो मर्यादा से बाहर। अगर बालेंदु जी हम चले, आपसे ये उम्मीद रखते हैं आप किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा। देखिए, संविधान खतरे में करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस, तो ये सवाल जनता ने है कि हम बोले। हाँ बोलिए। इन्होंने बताया, पहली बात ये बता रहे हैं कि मोदी जी 1.5 लाख से वोट से चुनाव जीते हैं, राहुल गांधी जी बहुते से चुनाव जीते हैं। मोदी जी बनारस में आके चुनाव दोबारा लड़े हैं, अपार मोहम्मद से जीते हैं। माई बाबू के बनाया हुआ सीट पर जाके लड़ना पड़ा है, नहीं तो बायनाट भागे थे अमेठी छोड़ के। पहला बात। दूसरा बात, मर्यादा की बात उस पार्टी के लोग कह रहे हैं, दोनों जगह जीते हैं, दोनों जगह। मर्यादा की बात वो व्यक्ति कर रहे हैं जो मोदी की बोटी काट देंगे। वो मसूद को सपा से लाके कांग्रेस ने जो है सो एमपी बना दिया है उत्तर प्रदेश में। गोली मारो पार्टी के लोग हमको मर्यादा सिखा रहे हैं। बोलने वालों को आपने मंत्री बना के रखा, किसानों पे हत्या करने वाले को आपने मंत्री बना के रखा, महिला पहलवानों के यौन शोषण करने वाले को आपने जो है बीच में सचिव बना के रखा। क्या बात कर रहे हैं? बीच में काहे बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं। अरे आपके ऊपर एक उंगली उठाएगा 5 उंगली आपकी तरफ घूम रहा है। सच सुनना बर्दाश्त कीजिए। सुनने का क्षमता का ज्ञान अभी आप दे रहे थे। ज्ञान देने का समय कांग्रेस वाला चला गया। पर मेडल लेके बैठी थी, आपने उनको बात को काट दीजिए, बना के रखा। गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्री बना के रखा। लखीमपुर खैरी में गाड़ी चलाने वाला अजय मिश्र टेनी को आपने केंद्रीय मंत्री बना के रखा। देखिए एक बात, अरे गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, इसमें क्या गलत है? देश के गद्दार को गोली नहीं मारेगा, चुनाव में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बताना तो मोदी को हटाना। आपने सबको टारगेट किया। आप नाम लेके डिकोड कीजिए ना, जो गद्दार है उसको नाम लेके डिकोड कीजिए। आप कैसे किसी पर उंगली उठा सकते हैं? गद्दार जो है, आप जिसको पहचान रहे हैं
आप जिसको पहचानना है जो उसको गद्दार सीधा है, नाम लेके गद्दार गाली है। दीजिए ना, गोली मारो सालों अपना को। सबको कहावत है, जो चोर कौन के है नाम दाढ़ी में दीजिए ना, तिनका। आप कैसे किसी को बोल चोर सकते के हैं? दाढ़ी हाउ में यू तिनका। डिसाइड, कैसे आप डिसाइड कर चोर सकते के हैं? दाढ़ी में तिनका। डिसाइड आप कैसे कर सकते हमको हैं? decide किसी को आप करके क्यों जो टारगेट आप गद्दार बोल सकते है। हैं? आपको अगर है, आप नाम है, गद्दार आप है। गिरफ्तार कीजिए। जो पाकिस्तान परस्त भैया तो वही हम कह रहे हैं जो ना, पाकिस्तान कि जो जीतने गद्दार के बाद है, ताली तो पीटता उसके- है, उसका नाम पटाखा लीजिए। फोड़ता है, वो गद्दार है। पाकिस्तान के साथ तो बिरयानी खाने हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी पाकिस्तान के क्रिकेट साल मैच लेके जो है जीतने उनकी पर माँ का जो साल आया पटाखे था फोड़ते हैं, वो पाकिस्तान गद्दार से। है। और ऐसे गद्दारों को अगर किसी भी नेता मैंने ने क्या कहा बोला, है कि 300 गोली मारो साढ़े सालों को, 300 तो किलो क्या गलत आरडीएक्स कहा? किधर से आया? उसको ये फूल माला पता पहनाया क्यों नहीं लग जाएगा पा रहा? क्या? 350 केजी आरडीएक्स किधर वो- से आया? वो ये जमाना अब तक चला क्यों नहीं गया। पता चल पा रहा? अच्छा, पुलवामा वो का? जमाना ये चला पूरा गया। पाकिस्तान का भटके खेल मत। आप लोग के हाथ में जमाल है। जी और बालाजी विषय से भटके मत। वो पाकिस्तान ये से वाली पूछ फोटो रही है, वाली एक सवाल का जवाब जमाना दीजिए। था। सुनिए, एक सवाल का जवाब। अलगाववादी क्या को सम्मानित जमाल जी, करने का जमाना जमाल जी था। सवाल का यहाँ जवाब जेल दीजिए। काटना पड़ रहा है। एक मिनट बालाजी, वो सब हवाबाजी सवाल है का आपका। जवाब। बोटी बालाजी, बोटी करने जमाल वाला जी, सवाल कांग्रेस पूछने दीजिए। सांसद जमाल जी, बनाता है। बताइए। आतंकवादियों के साथ जमाल करिए जी, भाजपा, जमाल जी, आतंकवादियों के साथ। जी कहिए जमाल मनोज जी, भैया। ये बताइए, देखिए आप लोगों ने संविधान को लेकर के शपथ ली है, तो क्या लगता है आपको संविधान खतरे में है? वास्तव में ये बताइए, क्या संविधान को बिल्कुल बदला है जाएगा? खतरे तो में। क्या मैंने तो बदला प्रूफ जाएगा? दे दिया आपको। बताइए जनता को। चुनाव सीट पर जब जीते 1947 आप। के बाद मनोज भैया, हाँ। संविधान मैंने कहा ना, अगर खतरे में संविधान रहता तो बचाने की लड़ाई। बहुमत की सरकार थी। बालेंदु जी, अरे बर्दाश्त कर लीजिए। बालाजी इनका बर्दाश्त- सवाल का जी, जवाब सुनिए, कहिए। उसके बाद दीजिएगा आप जवाब। हाँ बोलिए। मेरा ये जमाल। कहना है, ये हाँ। देश जब तक ये भाजपा की सरकार है, संविधान को खतरा है, और इसको बचाने की लड़ाई हम लोग सभी अंतिम क्या सांसों तक खतरा लड़ेंगे। वही जनता और इस- पूछ रही है, क्या खतरा? आप जवाब दीजिएगा क्या ना। खतरा नहीं है? या अभी तो संसद मैंने में विरोध सामने- कीजिएगा, सामने एग्जाम्पल संसद में आपको विरोध दिया ना कीजिएगा, संसद कि- चलने नहीं दीजिएगा। ये एक संविधान है क्या? अरे भाई, आप एक चीज गौर कीजिए ना, सबसे बड़ा चीज है कि इन लोगों को अपनी मनमर्जी से हर कानून को लाना है, किसी को किसी तरीके से, कोई पब्लिक से नहीं। आप काला कानून कृषि पर उठा के ले आते हैं, आप जो है सीधा सीधी जो है ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कानून उठा के ले आते हैं, लाइसेंस के। तो इस तरीके की इन लोगों की मोनोपोली है, ना कोई जनता से संवाद, ना कोई जनता से बात। इनको सब पर मुंह की खानी पड़ती है। इनका तो 2000 का नोट लाया हुआ, इनको 7 साल नहीं चला पाए, इनको मुंह थूक कर चाटना पड़ा, फिर 2000 का नोट बंद करना पड़ा। ये हालत है इनकी। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, डबल ए कंपनी, अडानी और अंबानी। तो ये इस तरह से जो संविधान को, और आज जो ये लोग आपातकाल की आज बात याद दिलाते हैं, आज मुझे आप ईमानदारी से बताइए, कई ऐसे एक्टिविस्ट, कई ऐसे प्रेस रिपोर्टर, कई ऐसे पूर्व IAS IPS हैं जो जेल के अंदर चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सरकार के साथ नहीं दिया। तो आज आपातकाल तो अघोषित आपातकाल है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में चल रहा है, और इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने लड़ा और देश की पूरी जनता ने समर्थन दिया। आज आप इनकी हालत देख लीजिए। जो मैंने आपको राज मैदान में जब इनके साथ में डिबेट हुई तो मैंने कहा था उत्तर में हाफ और दक्षिण में था, वो तो EVM की मेहरबानी है इनके पास, जो थोड़ी मोड़ी इज्जत बच गई है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। सरकार तो कभी भी गिरेगी, और ये तय है कि कांग्रेस जब चाहेगी इनकी सरकार गिरेगी। अब बोले मनोज बोलिए। भैया, हाँ बोलिए आप। काला दिवस के दिन में ये बोल रहे हैं आज कि आज जो है सो अनडिक्लेयर ये जो अघोषित जो है सो हमारा आपातकाल चल रहा है। इस अघोषित आपातकाल में देश सर्वोच्च विकास के शिखर पर है। आप आर्थिक स्तर से लेकर, सुरक्षा के स्तर से लेकर, और रोड वेयरबेस से लेकर जिस क्षेत्र में जाइएगा, जिस दिन शपथ लिया था उस दिन आतंकवादी हमला मैन्युफैक्चरिंग हुआ। से लेकर, और देश के वैज्ञानिक चांद पे पहुंच गए। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बना के देश पहले को भी बचा पहुंचे थे दिया। चांद लेकिन पर। बीच में हम बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, तब फिर नहीं बोल पाइएगा ना। अच्छा सुन लीजिए जमाल जी, सुन लीजिए उनको। अच्छा बोलिए बोलिए अरे बोलिए तो शरीर में सही है जमाल बात। भाई बहुत तगड़ा गुस्साई मुद्दा मत हो बोलिए, सकता है, डिबेट आवाज फेयर हमारी होना तगड़ा चाहिए, है। लोगों को समझना चाहिए। हाँ तो ये हम लोगों को जो है सुसंविधान, देखिए कोई संविधान खतरा में नहीं है। 5 साल स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, कहीं संविधान पर कोई आक्षेप हुआ नहीं हुआ। 5 साल ये लोग हल्ला करके रह गए। और 99 गो सीट पर सिमट जाने वाला कांग्रेस, बताइए 99 गो सीट पर सिमट जाने वाला कांग्रेस, और वो 240 वाला भाजपा को आंख दिखा रहा है, और अभी भी जो है सो EVM पर भरोसा जाहिर नहीं कर इसके रहा बाद है। हमसे जवाब लीजिएगा। बताइए, EVM अभी भी ठीक नहीं है। देखिए बालाजी, ये बात देखिए बोलना आप लोग घृणित मानसिकता इनका है या फिर बालाजी विकृत बात मानसिकता। तो समझिए। जी। इन लोगों ने संविधान खतरे में करके चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इतना सीट नहीं मिला था पिछली बार इनको,
नहीं, संविधान खतरे में करके ही ले आप रहा। लोग इसको क्यों नहीं नहीं, आप मनोज जनता भैया, के मनोज बीच भैया, जनता के बीच क्यों नहीं मनोज इसको भैया, ले गया केवल कि यह नहीं एक मुद्दा महागठबंधन नहीं था। गलत कर रही है, लेकिन आपने नहीं, जनता के बीच नहीं इसको ले गया। नहीं, बालाजी, एक मुद्दा नहीं समझिए, था। आप जनता के आरक्षण बीच भी इस मुद्दे खतरे को में नहीं है। ले जा पाए या संविधान नहीं, आरक्षण कोई लोग खतरे में डाला, खटाखट खटाकर 8500 रुपया का लोग को दिया, गरीब लोगों को भड़काने का और भरमाने का काम किया। 15 लाख की याद है क्या? मानसिकता सबसे बड़ा विपक्ष ने दिखाया है। फ्रॉडिंग पता, हम तो अभी 8500 देने के लिए तैयार है। अभी 8500 सरकार बदलेगी, हम देंगे, कार्यालय से मार अरे मार के देंगे, भगा रहे हैं जनता ना। को देंगे। ये लोग गलत प्रलोभन अरे भाई, देकर सरकार बनने के बाद ना वादा था, और ये लोग अरे मुस्लिम मंत्री की बात सरकार करते बनाने हैं, के बाद वादा था। मुस्लिम आपका मंत्री की 15 बात लाख वाला करते हैं ये जुमला लोग, भी है। कांग्रेस वाले मुस्लिम। अरे एक बड़ा खास वर्ग जिसको एक मुश्त इन्होंने लोगों ने केवल वोट लेने का काम किया है, देने का काम कभी मुस्लिम को कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं की। अगर देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सफल करके नफरत का माहौल दिया, आवास दिए हैं, करवाया, लाखों आपसी लोगों भाईचारा को खत्म शौचालय करवाया, दिया है। कहीं विकास के में पैमाने में धर्म नहीं आता है। अभी भी जो किसान सम्मान निधि का पैसा 2-2 हजार रुपया गया है, अरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? मंत्रिमंडल भी आप लोगों से पूछ के बनाएंगे, स्पीकर भी आप लोगों से पूछ के बनाएंगे। 1947 से अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब इसके मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को आप अच्छा नेता नहीं मानते, इसका मतलब उन्होंने 3 मंत्री दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार और मोदी जी का सरकार में कितने जात के और कितने धर्म के आधार पे मंत्री आप लोग तय कीजिए, हम लोग विकास के आधार पर तय करते हैं। और पहले के जैसे नहीं था, धर्म के आधार पे शिक्षा मंत्री बनते थे। सुनिए ना बालेंदु जी, आधार पे बनते हैं पिछले अरे बालेंदु जी पिछले 10 सालों में IITN रेल मंत्री बनता है बालेंदु जी, अब जो है बालेंदु जी पढ़ाई करने वाला मेरे भाजपा के साथी मित्र, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी एक बात बड़ा अच्छा लगा सुन के, सुनिए ना, सुनिए बालेंदु जी, पिछले 10 साल में कई घरों में विकास नाम के बच्चे पैदा हो गए, लेकिन भाजपा से विकास नहीं पैदा हो पाया। ये सब बातों की मत कीजिए, डपोर संखी बातें हैं ये। विकास कौन सा विकास की बात कर रहा है? किसान आपके खिलाफ रोड पर, किसान आपके खिलाफ रोड पर बैठता है, किसान आपके खिलाफ रोड पर बैठता है, युवा आपके खिलाफ रोड पर चलता है, महिलाएं आपके खिलाफ रोड पर बैठती। कौन सा विकास? किसका विकास? अंबानी अडानी के विकास का मतलब क्या समझते हैं क्या? अंबानी अडानी का विकास कर देना पूरे देश का विकास हो गया। जमाल जी आपके सवाल का एक जवाब ले लेते हैं। जमाल जी आपके सवाल का एक जवाब ले लेते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के जो MP हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा जो व्यक्तिगत हम जिनका काम करते थे वो हमें वोट नहीं दिए। तो ये लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम केवल कांग्रेस जो है बाला फुसला करके बीजेपी से डरा करके चुनाव जीती है और मुस्लिमों का आज 40 वर्षों में कोई विकास काम नहीं हुआ, इसलिए मंत्री नहीं बनाए। तो कौन सा बड़ा मुद्दा है? देश का विकास हो रहा है, जनता मुस्लिम जनता के पास तो पहुंच रहा है ना, आयुष्मान भारत पहुंच रहा है, आपको उज्ज्वला गैस पहुंच रहा है, इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं आप? तो कोई मुस्लिम मंत्री कर सकते हैं, पहले स्मार्ट कार्ड नहीं था क्या? ये लोग जाति करने वाले लोग मोदी जी के राज में उज्ज्वला योजना की सच्चाई पता कीजिएगा ना मनोज जी। उज्ज्वला योजना की सच्चाई पता कीजिए, जिनको गैस सिलेंडर मिला घर के बाहर गैस सिलेंडर फेंका हुआ फिर से लकड़ी पे चला रहे, कौन सी उज्ज्वला योजना की सफलता बता रहे हैं आप? और दूसरी चीज, अगर ये आप आयुष्मान कार्ड कितना हॉस्पिटल दरभंगा में लेता, मुझे ये बता दीजिए कितना हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के स्मार्ट कार्ड को हर हॉस्पिटल चलाता था और उसमें भी एक क्राइटेरिया फुलफिल है आयुष्मान कार्ड में, ये वाला हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन। करोड़ों लोग लाभुक हैं, फिर रिकॉर्ड निकाल के दिखा सकते हैं। मेरे भाई आयुष्मान से करोड़ों लोग लाभुक हैं। अरे हमारे घर के अगल-बगल 5-10 ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी जनता के मैंडेट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जनता की सोच को नहीं समझ पा रहे, कौन खुशी में आप बड़गला रहे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 240 पे ब्रेक लगा दिया जनता ने। और 140 पे पैक होते आप, 1,78,000 वाला विपक्ष जो है, और दूसरी बात को कानून और संविधान बना रहा है। 10 में से 9 सीट पर हारने वाला विपक्ष जो है दरभंगा का, हम लोगों को संविधान और कानून बता रहा है। MLC में बुरी तरह लगाने वाला। अब आपको नहीं पता चल पा रहा है, एक जगह आप लोग जीते हैं कि हम 52 से 99 एक जगह दरभंगा में आप लोग जीते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप पूरी मीडिया को देख लीजिए, जितनी मजाक और आपकी सरकार अस्थिर है, अस्थिर सरकार है। चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति करके
आप लोग एक जगह जीते हैं मात्र तुष्टीकरण की राजनीति करके, वरना दरभंगा की राजनीति में पिछले 5-10 साल में विपक्ष जीता कहाँ है? मैंने गत से बालाजी हो गया। यही दिक्कत है। बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपके पास जवाब नहीं मिला। दरभंगा पहुंच गए, अब एक काम कीजिए, वार्ड में घुस जाइए, वार्ड में घुस जाइए। बात कहाँ हो रही है? बात मुद्दे पर कीजिएगा। दरभंगा तुष्टीकरण कहाँ है? अरे ये कमी, ये सुनिए, अरे एक कमी बात बताइए। आप एक काम कीजिए, जो दरभंगा सीट की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मेयर के वोट का पता कीजिएगा कि सिर्फ मुसलमानों ने वोट किया कि और जात के लोगों ने किया। क्या बिना आप इस टाइप की बात करते हैं? सोच लगता है आप लोग की सोच पे। अच्छा बालाजी घूम रहे हैं जमाल बालाजी सवाल का जवाब दीजिए। बालाजी एक सवाल का जवाब दीजिए। कंफ्यूज हो गए बालाजी एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे बात हो रही है सेंट्रल पे, बालाजी एक सवाल का खतरा जवाब में दीजिए। संविधान नहीं, खतरा में कांग्रेस है। अरे खतरा में हम कहाँ रहेंगे? हम आप बालाजी एक भाई बालाजी सवाल पूछने दीजिए। जमाल एक बार बालाजी से सवाल पूछे। बालाजी आप भी 2,65,000 से चुनाव जीते थे पिछली बार ना, आप लोग 171 पर आ गए। बार एंटी इनकम्बेंसी है। दरभंगा शहरी विधानसभा में अगर मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव लेकर के आए, 29,000 वोट आपको मिला। बीजेपी के 2-2-3-3 खड़े हो गए, आप हार गए। 29,000 वोट आपका भले व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह विधानसभा चुनाव जीत पाएगा? जब वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, कौन जाति का कौन धर्म का लोग कहाँ वोट डालता है आप अच्छी तरह जानते हैं। इस परिस्थिति में किस तरह कार्य कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लोग भी आपके साथ नहीं हैं। संजय सरावगी एंटी इनकम्बेंसी में इस बार तीसरी बार चौथी बार जा रहे हैं। क्या लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? बालाजी ये पार्टी तय करेगी। वो जो नगर निगम का चुनाव जो था वो पार्टी बेसिस चुनाव नहीं था। अपने ही लोग बीच बीच में अपने ही पार्टी के मजबूत लोग जो है तो चुनाव लड़े और वोट का बिखराव 3-4 जगह हुआ, इसलिए मुझे हारना पड़ा। फिर इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आया? तुष्टीकरण ये हुआ कि हम हिंदू बिखर गए, मुस्लिम एक होके एकजुट वोट दिए और जीत गए। यही आपकी सोच है। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं, ये हमारी सोच नहीं, मुसलमानों ने वोट किया है, एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया। आपको मुसलमान का वोट नहीं पड़ा। आपको बालेंदु जी मनोज भाई आपको ऑन कैमरा में बोलता हूँ, आपको डिप्टी मेयर का वोट आपकी बात थी, आपको वोट मुसलमान का पड़ा या नहीं पड़ा? निश्चित कुछ वोट पड़े हैं, वैसे ही निश्चित कुछ वोट उन पड़ा लोगों या को नहीं पड़ा? नहीं, निश्चित कुछ नहीं है, पड़ा या नहीं पड़ा। कुछ वोट निश्चित हमको पड़े हैं और कुछ वोट निश्चित उन लोगों को। आपको मदद करने वाला मैं भी हूँ, इसीलिए ये जो तुष्टीकरण की बात करते हैं ये मत कीजिए। 90% में और 10% में अंतर है। अरे भाई मिला ना, तो वो अपनी लोगों की होती है। अगली बात उन्होंने कही है, मत कहिए, ये दिक्कत है। ये बात आपके इसमें का 90%, सुनिए बालेंदु जी आपको 90% हिंदू का वोट पड़ा ना? धीरे आपको 90% वोट हिंदू का पड़ा ना? क्यों मुसलमानों का नहीं पड़वा दिया आपने? 50-50 क्यों नहीं हुआ आपने? आपका वोट क्यों नहीं बटा? आपका 29,000 में, फिर अब मेरी बात सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। आपको 29,000 वोट आया, आपको 29,000 में 90% हिंदू था, क्यों नहीं आपको 50% हिंदू था? ये जो 29,000 है इनके व्यक्तिगत पॉलिसी पब्लिक का मूड है। बीजेपी पर इनको नहीं मिला, इनको बीजेपी पर 29,000 नहीं मिला। हमको लगता है कि इनकी अपनी व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत छवि पर मिला। मैंने एक बात तो, हर मेयर डिप्टी मेयर भी अपने व्यक्तिगत पर है, ये भी सुन लीजिए। इस बात को यहाँ पर यहीं पर होना चाहिए कि अगर किसी हिंदू उम्मीदवार को हिंदुओं ने वोट किया तो वो उसकी अपनी पसंद है, इसमें कहाँ तुष्टीकरण है? जबरदस्ती इसको तो आप एक बात बताइए कि अयोध्या का जो फैसला फैजाबाद में हुआ, जो इन लोगों ने बड़े बड़े गाने बाजार थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई नहीं ला सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सम्मान की चीज है, राजनीति की चीज नहीं है। तो क्यों नहीं वहां की जनता इनके साथ खड़ी हुई? क्यों वहां पर जो है हमारे गठबंधन के लोगों को जीता है? राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको लाए हैं, ये समझना होगा। जिस दिन ये सोच अंदर डेवलप कर जाएगा ना लोगों के कि भगवान राम को कोई नहीं ला सकता, भगवान राम ने सबको लाया है, उस दिन इन लोगों को समझ। इसीलिए कहा मैंने, इन लोगों की सोच और मोनोपोली है कि ये राम तक को कहते हैं कि भगवान को भी हम ही लाए हैं। भगवान जिनको लाते हैं ये उनको कहते हैं कि हम उनको लाएं। तो आज जनता ने जवाब दिया। और दूसरी बात, इस बात को सीरियस है, आप नकार नहीं सकते बालेंदु जी। हमने 52 से 99 का सफर शुरू किया और आप कहाँ से कहाँ पहुंचे ये आप समझ लिया। रूबिया आप ईवीएम के बदौलत 240 पर है, ये तो आपकी ओरिजिनल वजूद नहीं है। 120 110 पे आप पैक अब बोले। देखिए एक बात समझिए, दरभंगा का समीकरण समझिए। दरभंगा शहरी विधानसभा का अगर समीकरण हो लेके चलते हैं तो समझिए जरा, वोट के प्रतिशत को समझिए कि अब लगातार हिंदू और मुस्लिम वोटों को अगर बांटते हैं तो लगभग 50-50 पर आ चुका है। इस परिस्थिति में
अगर एक तरफा वोट जाता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को सफलता मिल सकती है। अब बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत ज़्यादा दिखेगा। अगर कोई भी विधायक दरभंगा शहरी विधानसभा से खड़ा होगा, वो विधायक जो लगातार 3-4 बार जीता, एंटी इनकम्बेंसी दिखेगा और दूसरी तरफ बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी होगा। उस विधायक ने सिर्फ अपना विकास के अलावा कोई काम नहीं किया, उसका एंटी इनकम्बेंसी होगा ही होगा। कोई काम नहीं किया उन्होंने। आज आप मुख्य सड़कों की हालत देख लीजिए। मोदी ने भी एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हुए होंगे, 1.5 लाख ऊपर सिमट गए वो। तो एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित होता है, सभी जगहों पर होता है। चाहे बीजेपी का देखिए 240 पर सिमट गई, जो 400 पार कर रही थी, एंटी इनकम्बेंसी निश्चित है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, बालाजी लगातार गद्दी पे रहते हैं, उनके निश्चित रूप से कुछ न कुछ विरोधी निश्चित हो जाते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी लगातार तो दरभंगा नगर क्या, दरभंगा जिला क्या, हम लोग जीत पर जीत दर्ज कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके पीछे विचारधारा है, इसके पीछे संगठन है। हम लोग जो सामने में लड़ रहे हैं उसमें न विचारधारा है न संगठन है। पिछली बार जो दरभंगा, देखिए हम बीच में नहीं बोले थे, जमाल जी बीच में नहीं बोले थे, दरभंगा में पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उस विधानसभा में राजद की स्थिति इतनी दयनीय थी, महागठबंधन की स्थिति इतनी दयनीय थी कि दरभंगा नगर से भाजपा वाले को लाके गामी जी को लड़ाना पड़ा और अलीनगर से भाजपा वाले विनोद मिश्रा को लड़ाना पड़ा, हायाघाट से भाजपा वाले आर.के. चौधरी को लड़ाना पड़ा। इनके पास तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और ये उस्मानी कहाँ के थे, उस्मानी जो आए थे जाले से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस के पास तो यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है जो चुनाव लड़ पाए। महागठबंधन और आरजेडी के पास, आरजेडी का मतलब जवाब दीजिए जमाल जी, महत्वपूर्ण सवाल जवाब दीजिए। आपको सीट भी नहीं देती है, सुनिए सुनिए महागठबंधन दरभंगा में बोलता कैसे है, किस मुंह से बोलता बोल रहे हैं? अरे पहले सुन तो लीजिए। हाँ जवाब दीजिए जवाब लीजिए। आपने कहा कि उठा के लाए, ये लोग उठ के गए खुद से कि सर हमको टिकट दे दीजिए, हमको चुनाव लड़ना। अरे जानकारी पहले सुन लीजिए ना। आपके मिश्री लाल यादव कहाँ से आए हैं? आपके मिश्री लाल यादव कहाँ से? आपके मुरारी मोहन झा कहाँ से आए? अरे कितना उंगली कीजिएगा, 2 उंगली मेरे को कीजिएगा तो फिर कहाँ घूम रहा है? आपको मिश्री लाल यादव जी भी चुनाव जीते हैं, मुरारी मोहन झा बिना नीतीश कुमार के लड़के आप देख लीजिए, धूल चाटिएगा, धूल बिना नीतीश कुमार के लड़के देख लीजिए, धूल चाटिएगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप लोग जीते हुए कैंडिडेट है, आपकी अपनी वजूद कुछ नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। हमारे साथ जमाल हसन थे। एक अंतिम सवाल का जवाब हम दोनों से छोटा जवाब दीजिएगा। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि उन्होंने साफ कहा कि जो व्यक्तिगत जिनका काम करते थे उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने तुष्टिकरण और वर्गीकरण कर दिया वोट बैंक का, कि जो हमें वोट देगा। देखिए उनका मायने यही है कि हम चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन वोट एक खास जाति, एक खास वर्ग के लोग देते हैं, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। ये उनका था, जिन पर विरोध भी हुआ है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को देखेंगे प्रत्याशी कि कौन हमारा वोट बैंक है, उसी क्षेत्र में काम करे? क्या जमाल जी ये बताइए। नहीं, अगर इस टाइप की सोच के साथ अगर इन्होंने बोला, देवेश चंद्र ठाकुर ने बहुत गलत लाइन बोला। शायद आपको लगता उम्र का असर है, सठिया गया होगा उम्र, इसलिए ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको कोई वोट दे या ना दे, आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप सभी के लिए काम करें। ये कोई डिसाइड नहीं होता है कि आपका हमको इसने नहीं दिया तो हम, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं इसने वोट नहीं दिया आपको, उसने वोट नहीं दिया उसने? ये अपनी सोच नहीं है। दरअसल हो सकता है कि भाजपा के साथ रहते रहते थोड़ा सा उस गठबंधन में थोड़ा असर पड़ जाता है, नफरत की विचारधारा घुस जाती है। कांग्रेस के साथ रहते, आरजेडी के साथ रहते, हमें जो वोट नहीं देगा गलत है। बोलिए गलत है मनोज जी। ऐसे किसी चीज का समर्थन नहीं होना चाहिए जिसमें जनप्रतिनिधि का अगर ये निकलता। और आगे भविष्य में अगर कोई जनप्रतिनिधि ये सोच कर करेगा तो फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको वोट कौन दे रहा है, क्योंकि आपकी छवि कैसी है वो डिपेंड करता है। और अब नफरत का जो परत था ना, वो अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। क्योंकि बालाजी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। बालाजी जवाब दीजिए, क्या चुनाव में अब ये बातें आएगी कि कौन हमें वोट देता है, कौन हमें वोट नहीं देता है, उसका लिस्ट बनेगा, उस हिसाब से क्षेत्र में काम होगा? मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी की बात को पहले रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये है कि मैं इन जातियों को सार्वजनिक काम तो करूंगा, कोई व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज एमपी बना हूं, लेकिन लंबे समय से मैं सीतामढ़ी में विभिन्न रूप से प्रतिनिधि के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सभी लोगों का मदद किया हूं।
लेकिन जो वोट का हमारा रिजल्ट सार्वजनिक नहीं कहा, मैं आपको वोट वो का बता रिजल्ट दूं, आया है, उसके मैं बाद चाय कुछ नाश्ता लोगों का मिठाई मैं खिलाऊंगा, व्यक्तिगत काम लेकिन नहीं मैं करूंगा। कोई काम नहीं करूंगा। नहीं आप फिर नहीं, से नहीं, रिपीट कर पहले रहा हूं। समझिए, और मैं इसकी चाय सफाई वो नाश्ता दे मिठाई चुके हैं। बिस्किट खिलाऊंगा, इसका लेकिन जवाब मैं देने कोई के लिए काम हम नहीं करूंगा, अधिकृत ये नहीं नहीं है। है उसमें सार्वजनिक और ये नहीं है। नहीं, क्या नहीं, 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 काहे नहीं, घुमा आप रहे हैं बयान मुझे? को सुनिए, व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। सार्वजनिक अच्छा, काम अच्छा, अगर मैं अच्छा, फिर सार्वजनिक व्यक्तिगत यूज सार्वजनिक क्या करूंगा। होता है? जमाल जी एक छोटा बात करते हैं। हाँ। आप भी वार्ड 20 से चुनाव जीते हैं, आपको मालूम है किसने हाँ। आपको वोट दिया, किसने आपको नहीं वोट नहीं दिया, लेकिन मन में तो हाँ। खटकता है ना कि किसी के लिए हम 5 साल काम करते ना हैं ना और वो नहीं, हमें वोट मनोज नहीं जी, देता है मनोज जी, उस समय। बालेंदु भाई को जानकारी है, इन्होंने एक बार फोन किया था हमको, इनको पता है कि मैं कैसे रहता हूँ। देखिए वोट पर आप, अच्छा आपको नहीं दिया वोट, चलिए ठीक हो सकता है, आप उसके लिए काम कीजिएगा ना, तो वो आपको आज नकल वोट देगा, फिर अगली बार चुनाव तो हर 5 साल पे होता हाँ है। दे रहे इस हैं, हम मेंटालिटी लोग को क्यों देख नहीं रहे बदलना? हैं काम। हम लोग जो है सो करोड़ों आवास तो सरकार बना दिया, शौचालय बना दिया, आयुष्मान दे दिए, किसान सम्मान निधि बराबर के हिस्से में जाता है, लेकिन वोट परसेंटेज कितना मिल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं। सरकार जब गिरा, सुनिए चलिए डिबेट में 5 बार 2004 आपके से लेकर मुंह से 14 राम तक हमने राम चलाया, राम निकला, सरकार गिरा ना, इतना ही हम लोग मेरा देखिए, मेरा इसी भी में हम सरकार लोग गिरा जो ना। है, आप तो चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी सुनिए, का हमारे इस 72,000 डिबेट में शामिल होने के लिए। किसानों का माफ लेकिन किया हम था, आपको हमारी भी बता सरकार दें गिरा बहुत दिया। महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगले डिबेट में भी आप लोग शामिल करेंगे, क्योंकि दरभंगा की जनता को इन दोनों युवा नेताओं की बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में जाके काम करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब जो चुनाव होंगे उस चुनाव में इस बात का महत्व रखा जाएगा कि किसने हमें वोट दिया, किस क्षेत्र के जनता ने वोट दिया, क्योंकि अब ईवीएम बता देती है कि इस मोहल्ले में 500 वोट है तो 250 किसको मिला, 200 किसको मिला, 100 किसको मिला, और इस आधार पर अब प्रत्याशी का वर्गीकरण होगा। अब प्रत्याशी वोट बैंक को तैयार करेंगे और उतना ही क्षेत्र में मेहनत करेंगे, पूरे क्षेत्र के लिए मेहनत नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि इस क्षेत्र से हमको वोट नहीं आने वाला है, मेहनत बेकार जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद प्रत्याशी समझने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमाल जी, आपसे मिलेंगे। बालाजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए।